पाकिस्तान भर से हर साल तलबा की एक बड़ी तादाद नस्ट में एडमिशन के लिए अप्लाई करती है। जाहिर है कि नस्ट पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में एक बड़ा नाम है। ये वीडियो इन तमाम तलबा के लिए है जो नस्ट के बिजनेस स्टडीज़ या सोशल साइंसेज के प्रोग्राम्स में NET के ज़रिए अप्लाई कर रहे हैं। नस्ट एंट्री टेस्ट यानी कि NET एक एडमिशन टेस्ट है जो कि नस्ट में एडमिशन के लिए ज़रूरी है। अलबत्ता स्टूडेंट चाहे तो सैट या ACT के स्कोर की बेस पर भी अप्लाई कर सकता है। सैट एक अमेरिकन टेस्ट है और दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ इसके स्कोर की बेसिस पर एडमिशन ऑफर करती हैं। इसी तरह ACT अमेरिकन कॉलेज टेस्ट है। सैट और ACT के बारे में मालूमात और तैयारी के लिए डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दिया गया है, जहां से आप ACT और सैट के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल कर सकते हैं। इस चार्ट की मदद से आप देख सकते हैं कि किस एप्लीकेंट को कौन सा टेस्ट देना चाहिए। मतलब इसमें पाकिस्तानी नेशनल जो पाकिस्तानी सिस्टम ऑफ एजुकेशन के मुताबिक क्वालिफाइड है, मतलब उन्होंने FA/FSC की हुई है, तो वो नेट की बुनियाद पर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो रिजर्व सीट हैं सैट या ACT की बुनियाद पर अप्लाई करने वाले तलबा के लिए, वो उन पर भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व सीट्स हैं वो उनके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। फिर हैं पाकिस्तानी नेशनल जो पाकिस्तान से बाहर हैं लेकिन पाकिस्तानी सिस्टम ऑफ एजुकेशन को फॉलो करते हैं, तो वो NET की बुनियाद पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ACT और सैट की रिजर्व सीट्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो रिजर्व सीट्स हैं वो उन पर भी अप्लाई कर सकते हैं सैट या ACT के स्कोर की बुनियाद पर। फिर है पाकिस्तानी नेशनल जो फॉरेन स्कीम ऑफ स्टडीज को फॉलो करते हैं, मतलब A लेवल, O लेवल, IB, डिप्लोमा वगैरह। तो वो स्टूडेंट्स NET की बुनियाद पर भी अप्लाई कर सकते हैं, सैट या SCT की रिजर्व सीट्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व सीट्स पर सैट या SCT के स्कोर की बुनियाद पर भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर हैं एक्सपेक्ट्रिएट और डुअल नेशनल, ऐसे पाकिस्तानी जो मुल्क से बाहर रहते हैं लेकिन उनके पास डुअल नेशनलिटी है, तो वो NET की बुनियाद पर भी अप्लाई कर सकते हैं और सैट या ACT की रिजर्व सीट्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व सीट्स पर भी वो सैट या ACT के स्कोर की बुनियाद पर अप्लाई कर सकते हैं। फिर है फॉरेन नेशनल। फॉरेन नेशनल यानी कि दूसरे ममालिक के तलबा अगर पाकिस्तान में आकर नस्ट में स्टडी करना चाहें तो वो NET की बुनियाद पर भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि उन्हें NET का टेस्ट देने की इजाज़त है कि वो NET का टेस्ट दें और उसके स्कोर की बुनियाद पर एडमिशन लें। लेकिन वो ACT या सैट की रिजर्व सीट्स पर अप्लाई नहीं कर सकते। अलबत्ता जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व सीट्स हैं वो उन पर ACT या सैट के स्कोर के मुताबिक अप्लाई कर सकते हैं। BBA और BS सोशल साइंसेज में एडमिशन के लिए किसी खास सब्जेक्ट में क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, यानी कि किसी भी सब्जेक्ट का तालिब इल्म इसमें अप्लाई कर सकता है। इन प्रोग्राम्स में प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, डिप्लोमा होल्डर या FA के तलबा जिन्होंने किसी भी सब्जेक्ट में FA किया हो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए कोई प्रीलिमिनरी सब्जेक्ट होना ज़रूरी नहीं है, यानी कि NET एक जनरल टेस्ट है जिसे हर सब्जेक्ट का तालिब इल्म दे सकता है। नस्ट के कौन से BS प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिनमें आप NET की बुनियाद पर अप्लाई कर सकते हैं? उसमें है BBA, BS अकाउंटिंग एंड फिनांस, BS टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, BS इकोनॉमिक्स, बैचलर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, BS मास कम्युनिकेशन, BS साइकोलॉजी एंड LLB। अलबत्ता LLB में जो तलबा अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए ज़रूरी ये है कि वो HEC का LAT टेस्ट भी क्वालिफाई करें, यानी कि उन्हें दो टेस्ट देने होंगे। एक टेस्ट होगा NET का जो कि नस्ट की रिक्वायरमेंट है और दूसरा होगा LAT जो कि HEC की रिक्वायरमेंट है। अब हम देखते हैं मेरिट क्राइटेरिया फॉर अंडर ग्रेजुएट एडमिशन ऑन NET बेसिस। तो इसमें सबसे ज्यादा वेट है नस्ट के एंटी टेस्ट यानी कि NET का। इसका वेट मेरिट में 75% है और मैट्रिक यानी कि SSC, O लेवल या इसके इक्विवेलेंट का वेट है 10% और HSSC यानी कि इंटरमीडिएट पार्ट 1 या पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कंबाइंड या A लेवल और इक्विवेलेंट या डिप्लोमा DAE इनका वेट है 15%। तो इससे साफ जाहिर है
कि नस्ट में एडमिशन के लिए सबसे अहम स्कोर किसका है, वो है एनईटी का स्कोर, क्योंकि इसका वेट 75% है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर किसी तालिब इल्म का, किसी एप्लीकेंट का स्कोर एनईटी में ज्यादा है, बावजूद इसके कि अगर उसका स्कोर एफएससी में किसी कदर मॉडरेट है या थोड़ा सा कम है, मैट्रिक में भी कम है, तो उसके बावजूद भी उसका एडमिशन नस्ट में हो सकता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक तालिब इल्म अपना मेरिट स्कोर कैसे कैलकुलेट कर सकता है। आप देखें कि ये एक्सपोज किया गया है कि एक स्टूडेंट है सलीम, उसके एफएससी में मार्क्स हैं 770। देखें ये लो स्कोर है, ये लो स्कोर है, और इसकी अगर हम परसेंटेज कैलकुलेट करें तो ये आती है 70%। यानी कि उसका एफएससी में स्कोर है, एफएससी या एफए में स्कोर है 70%, और उसका मैट्रिक में स्कोर आता है 70%। हमने सपोज किया है ये कि अगर किसी तालिब इल्म का, किसी एप्लीकेंट का जो कि नस्ट में एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहा है, उसका एफएफएससी में यानी कि इंटरमीडिएट में भी 70% स्कोर है और मैट्रिक में भी 70% स्कोर है, लेकिन एनईटी में उसका स्कोर है 160। तो अब इसकी अगर हम परसेंटेज लेते हैं तो एनईटी में स्कोर की परसेंटेज है 80%। अब हम इसकी मेरिट में पोजीशन कैलकुलेट करते हैं कि बाय वेट इसका मेरिट क्या बनेगा। एनईटी में स्कोर है 80, तो क्योंकि एनईटी का वेट है 75%, तो 75% ऑफ 80 इज इक्वल टू 60। मेरिट में इसके मार्क्स होंगे 60। एफएससी में उसके हैं 70%, इसका वेट है 15%, तो इसका मेरिट में स्कोर बनेगा 10.5, क्योंकि 70 का 15% 10.5 है। फिर मैट्रिक में इसके 70% है, तो और मैट्रिक का वेट है 10%, तो इसका स्कोर हो गया 7। अब आप देखें कि एग्रीगेट करें, इन तीनों को अगर हम ऐड करें तो स्कोर बनता है 77.5, जो कि मेरिट में आ सकता है, चांसेस हैं। देखेंगे अब उसका स्कोर बिल्कुल मॉडरेट था कि एफएससी में जस्ट उसका स्कोर है 770, मैट्रिक में भी 70% लिया है, लेकिन अगर एनईटी में स्कोर ज्यादा है तो उसका वेट ज्यादा होने की वजह से उसके चांसेस हैं कि वो बावजूद इसके कि उसके प्रीवियस एकेडमिक स्कोर इतना अच्छा नहीं है, लेकिन उसका एडमिशन फिर भी हो सकता है। तो इसीलिए एनईटी की बहुत ज्यादा अहमियत है। अगर एक स्टूडेंट प्रॉपर तरीके से और मेहनत करके एनईटी में स्कोर हासिल करता है तो जाहिर है कि उसके एडमिशन के चांसेस बावजूद इसके कि अगर उसका स्कोर एफएससी में या एफए में कम है, हो सकता है। अगर कोई एप्लीकेंट एसीटी या सेट के स्कोर की बुनियाद पर अप्लाई करता है तो इसका मेरिट क्राइटेरिया भी इसी तरह है कि सेट या एसीटी के स्कोर का वेट 75% है, जबकि एसएससी यानी मैट्रिक या ओ लेवल वगैरह का वेट 10% और एचएसएससी यानी कि इंटरमीडिएट वगैरह का वेट है 15%। अलबत्ता अगर कोई तालिब इल्म इंटरनेशनल सीट्स पर अप्लाई करता है तो इसका मेरिट सिर्फ सेट या एसीटी के स्कोर से कैलकुलेट किया जाता है, यानी कि उसका मेरिट में 100% वेट है उसके सेट या एसीटी के स्कोर की। एसएससी या एचएसएससी या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन में कम अज कम 60% हासिल करना इस स्टूडेंट के लिए भी जरूरी है। यानी कि अगर वो इंटरनेशनल सीट्स पर अप्लाई कर रहा है तो उसका एकेडमिक स्कोर जो उसने प्रीवियस क्वालिफिकेशन ली हुई है, एचएसएससी है या एसएससी है या इक्विवेलेंट है, उसमें भी उसका 60% स्कोर होना जरूरी है। अप्लाइंग ऑन द बेसिस ऑफ ओनली फर्स्ट ईयर रिजल्ट, कोई भी तालिब इल्म जिसने अभी सेकंड ईयर का एग्जाम ना दिया हो या वो एग्जाम दे चुका हो लेकिन रिजल्ट अभी डिक्लेयर ना हुआ हो, वो सिर्फ फर्स्ट ईयर के स्कोर की बुनियाद पर भी अप्लाई कर सकता है। इसी तरह ए लेवल के तालिब इल्म जिन्होंने ओ लेवल किया है और अभी ए लेवल के पेपर ना हुए हों या वो रिजल्ट का वेट कर रहे हों, तो वो सिर्फ ओ लेवल के रिजल्ट की बेसिस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अलबत्ता उनका स्कोर 60% से ज्यादा होना चाहिए जिसकी बेसिस पे वो अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि फर्स्ट ईयर में या ओ लेवल में भी उनका स्कोर 60% से कम नहीं हो सकता। एप्लीकेशन की बेसिक रिक्वायरमेंट है 60%, तो 60% का स्कोर होना जरूरी है। अलबत्ता जब वो नस्ट को ज्वाइन करेंगे यानी कि उनका एडमिशन अगर हो जाता है तो उन्हें सेकेंड ईयर का स्कोर या ए लेवल का स्कोर भी सबमिट कराना पड़ेगा,
और दोनों का एग्रीगेट यानी कि एफएससी के फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का स्कोर या ओ लेवल एंड ए लेवल का स्कोर कम से कम 60% हो एग्रीगेट में, यानी कि दोनों सालों का रिजल्ट मिलाकर 60% से कम नहीं होना चाहिए, अदरवाइज उनका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। गैप ईयर कैंडिडेट्स या रिपीटर कैंडिडेट्स, अगर किसी एप्लीकेंट का गैप ईयर हो तो इसके मेरिट में किसी किस्म की डिडक्शन नहीं की जाती, यानी कि इसका मेरिट फ्रेश एप्लीकेंट की तरह ही कैलकुलेट किया जाता है। इसी तरह से जो रिपीटर्स हैं, जब वो अप्लाई करते हैं तो उनकी कोई डिडक्शन नहीं होती कि उन्होंने पहले दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ, उनको भी फ्रेश कैंडिडेट के तौर पर ट्रीट किया जाता है। इसी तरह रिपीटर यानी कि वो एप्लीकेंट्स जिन्होंने गुज़िश्ता साल अप्लाई किया था लेकिन किसी वजह से भी उनका एडमिशन नहीं हो सका था और वो इस साल फिर अप्लाई करते हैं, तो उनके लिए भी कोई पेनल्टी नहीं है, उनको भी एज ए फ्रेश कैंडिडेट ही ट्रीट किया जाता है और मेरिट में कोई कोई किसी किस्म का मार्क्स डिडक्ट नहीं किया जाता। एनईटी को एक से ज़्यादा मरतबा भी दिया जा सकता है, यानी कि एक ही साल में अगर एनईटी मोर देन वंस कोई तालिब इल्म अटेम्प्ट करता है तो उसको कोई हर्ज नहीं है, वो दे सकता है, वो तमाम एनईटी भी दे सकता है, यानी कि एक साल में अगर 3 मरतबा एनईटी का टेस्ट कंडक्ट हो रहा है तो वो तीनों मरतबा भी उसको अटेम्प्ट कर सकता है। और अच्छी बात यह है कि उसका कौन सा स्कोर काउंट होगा, जो मैक्सिमम होगा, यानी कि अगर उसने 2 मरतबा एनईटी को अटेम्प्ट किया है और उसका सेकंड टाइम ज्यादा अच्छा स्कोर है तो वो ही स्कोर काउंट होगा मेरिट कैलकुलेशन में, लो स्कोर को काउंट नहीं किया जाएगा। एनईटी के स्ट्रक्चर और लेवल से अवेयर होने के लिए आप नस्ट की वेबसाइट पर मौजूद मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। मजीद क्वेश्चन की प्रैक्टिस और मुकम्मल प्रिपरेशन के लिए आप thecatonline.com को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां फ्री पैकेज मौजूद है और वहां से आपको फुल अवेयरनेस मिल जाएगी कि किस लेवल के क्वेश्चन होंगे और कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन टेस्ट में आ सकते हैं। पाकिस्तान के 4 शहरों में एनईटी के टेस्ट सेंटर मौजूद हैं, यानी कि इस्लामाबाद, कोयटा, कराची और गिलगित। इस्लामाबाद और कोयटा के सेंटर में सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड फॉर्मेट अवेलेबल है, यानी कि एनईटी को कंप्यूटर पर कंडक्ट किया जाता है, जबकि कराची और गिलगित में पेपर बेस्ड फॉर्मेट अवेलेबल है। एनईटी का स्कोर सिर्फ उसी साल के एडमिशन साइकिल के लिए वैलिड होता है जिस साल के साइकिल के लिए ये दिया गया होता है, यानी कि अगर आप 2024 में अप्लाई करना चाहते हैं और आपने एनईटी अटेम्प्ट किया तो इसका स्कोर सिर्फ इसी साल के एडमिशन के लिए वैलिड होगा। नेक्स्ट ईयर इसकी बेसिस पे अप्लाई नहीं किया जा सकता। अगर नेक्स्ट ईयर आप अप्लाई करते हैं तो आपको दोबारा से एनईटी अटेम्प्ट करना होगा। इसी तरीके से अगर पिछले साल गुज़िश्ता साल आपने एनईटी दिया था और आपका बहुत अच्छा स्कोर था लेकिन किसी वजह से आप एडमिशन नहीं ले सके, इस साल प्रीवियस ईयर का जो स्कोर है वो काउंट नहीं होगा, वो वैलिड नहीं होगा, आपको दोबारा एनईटी देना होगा। एनईटी के एक टेस्ट में टोटल 200 क्वेश्चन होते हैं जो हर तालिब इल्म ने, हर टेस्ट टेकर ने 3 घंटे में मुकम्मल करने होते हैं। तमाम क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में होते हैं और अच्छी बात यह है कि एनईटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, यानी कि अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसके लिए कोई पेनल्टी नहीं है। कंप्यूटर बेस्ड एनईटी का रिजल्ट टेस्ट के बाद 24 आवर्स में वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाता है, यानी कि आप वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं टेस्ट देने के 24 घंटे बाद। अलबत्ता पेपर बेस्ड टेस्ट का स्कोर 5 to 7 डेज में अपलोड किया जाता है। रीचेकिंग ऑफ पेपर बेस्ड टेस्ट, अगर कोई तालिब इल्म महसूस करता है कि इसका स्कोर तवक्को से कम है तो वो टेस्ट रिजल्ट के डिक्लेयर होने के 5 दिन के अंदर रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकता है। अलबत्ता रीचेकिंग में सिर्फ ये चेक किया जाता है कि किसी भी क्वेश्चन के मार्क्स ना लगे हों या फिर टोटल करने में कोई गलती ना हो। एनईटी बिजनेस एंड सोशल साइंसेज के टेस्ट के 3 सेक्शन होते हैं, यानी कि मैथ, इंग्लिश और इंटेलिजेंस। इसमें इंग्लिश और मैथ के क्वेश्चन 40-40% होते हैं, यानी कि अगर टोटल 200 क्वेश्चन हैं तो 80 मैथ के होंगे, 80 इंग्लिश के होंगे, जबकि इंटेलिजेंस का वेट है 20%, यानी कि इसके 40 क्वेश्चन होंगे। अगर आप क्वेश्चन के टाइप और लेवल को जानना चाहते हैं
तो इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट को तवज्जो से देखिए। हर सेक्शन की शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और उसके सैम्पल क्वेश्चन दिए गए हैं ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके कि किस टाइप के क्वेश्चन एनईटी में शामिल होते हैं। इंग्लिश सेक्शन। एनईटी का इंग्लिश सेक्शन 6 टाइप के क्वेश्चन पर मुश्तमिल होता है, जो कि हैं रीडिंग कम्प्रीहेंशन, सेंटेंस कंप्लीशन, सेंटेंस करेक्शन, एनालॉजीज, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम। इन तमाम टाइप के क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट पार्ट देखिए कि ये किस टाइप के क्वेश्चन हैं और इसमें किस लेवल तक के क्वेश्चन शामिल होते हैं। रीडिंग कम्प्रीहेंशन। रीडिंग कम्प्रीहेंशन क्वेश्चन में स्मॉल पैसेजेस और इनसे मुतालिक क्वेश्चन होते हैं। इस सेक्शन में मुख्तलिफ किस्म के स्टैंडर्ड क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि वोकेबलरी इन कॉन्टेक्स्ट, यानी कि किसी वर्ड के मीनिंग पूछे जाते हैं किसी पर्टिकुलर या गिवन पैसेज के कंटेक्स्ट में। इसी तरह से डेफिनेशन एक्सट्रैक्शन में पैसेज में दी गई कोई स्टेटमेंट को डिफाइन कराया जाता है। फिर लॉजिकल कंक्लूजन के पैसेज का कंक्लूजन क्या हो सकता है, या उसकी कोई अजम्पशन जो उसमें हिडन होती है या स्टेटेड होती है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इस एग्जांपल को देखें। क्वेश्चन में आपको एक पैसेज दिया गया है। Erosion of America's farmland by wind and water has been a problem since settlers first put the prairies and grasslands under the plow in the 19th century. By the 1930s, more than 282 million acres of farmland were damaged by erosion. After 40 years of conservation efforts, soil erosion has accelerated due to new demands placed on the land by heavy crop production. In the years ahead, soil erosion and the pollution problems it causes are likely to replace petroleum scarcity as the nation's most critical natural resource problem. ये पैसेज आपको दिया गया है। अब इससे मुतालिक क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन स्टेम ये है, एज वी अंडरस्टैंड फ्रॉम द रीडिंग टुडे साइल इरोजन इन अमेरिका। अब आपने ये ब्लैंक की जगह पर क्या आना चाहिए? तो अगर आप देखें कि इसमें स्टेटमेंट में जो पैसेज दिया गया है उसमें क्या चीज़ थी, उसकी बेसिस पे आप चूज करेंगे कि बाद में यहाँ पर ब्लैंक में क्या चीज़ आ सकती है, यानी कि इस सेंटेंस की कंटिन्यूशन में फर्दर पार्ट क्या हो सकता है। नंबर वन, यानी कि ऑप्शन ए, causes humans to place new demands on the land. No. As we understand from the reading today, soil erosion in America. देखिए इसमें ये नहीं हो सकता causes humans to place, कि ह्यूमन को ये या इंसानों को ये मजबूर कर रही है न्यू डिमांड ऑन दी लैंड। इरोजन से न्यू डिमांड कैसे होगी? इसकी रीजन तो कोई और हो सकती है कि इंसान ज्यादा प्रोडक्शन ले, लेकिन लैंड की इरोजन नहीं डिमांड करती कि उसके ऊपर आप मजीद क्रॉप डिमांड करें। बी ऑप्शन है, इज वर्स देन इट वाज इन द 19th सेंचुरी। यस, ये इसमें डिस्क्राइब है कि पहले कम थी, बावजूद इसके कंजर्वेशन एफर्ट की गई, लेकिन उसके बावजूद इरोजन इंक्रीज हुई। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी हो सकता है। सी देखें, हैपन्स सो स्लोली दैट इट इज हार्डली नोटिस। नो, ये तो विजिबल था और बिल्कुल क्लियर है कि ये ज्यादा हुई है। डी ऑप्शन है, इज द मोस्ट क्रिटिकल प्रॉब्लम दैट द नेशन फेसेस। नो, बाकी किसी नेशन के प्रॉब्लम का जिक्र ही नहीं है। तो अब हम कैसे कह सकते हैं कि दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल प्रॉब्लम, जबकि कंपैरिजन के लिए कोई और चीज नहीं है। फिर है ई, इट वर्स इन एरियाज, यानी कि आप किसी पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहा है, जबकि पैराग्राफ पूरे अमेरिका की बात करता है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। फिर ये एक और पैसेज है, इफ यू आर फिटनेस वॉकर देयर इज नो नीड फॉर कम्यूट टू ए हेल्थ क्लब, योर नेबरहुड कैन बी योर हेल्थ क्लब, you don't need a lot of fancy equipment to get a good workout either. All you need is a well designed pair of athletic shoes. अब पैराग्राफ आपने पढ़ लिया। आप देखेंगे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, दिस पैराग्राफ बेस्ट सपोर्ट द स्टेटमेंट दैट, किस चीज को सपोर्ट करता है? ए ऑप्शन है, फिटनेस वॉकिंग इज ए बेटर फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज देन वेट लिफ्टिंग।
कोई कंपैरिजन नहीं दिया गया वेट लिफ्टिंग और वॉकिंग का, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकती। फिर है बी ऑप्शन है, ए मेंबरशिप इन ए हेल्थ क्लब इज ए पुअर इन्वेस्टमेंट। इसकी भी कोई बात नहीं की गई कि इन्वेस्टमेंट पुअर है या बेहतर है। अलबत्ता किसी कदर हम ये कह सकते हैं कि दिस इज बेटर, क्योंकि ये उसको सपोर्ट कर रहा है कि वॉकिंग होनी चाहिए या फिटनेस के लिए आप एफर्ट करें। तो ये तो हो सकता है, लेकिन पुअर इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। सी है, वॉकिंग आउटडोर प्रोवाइड्स ए बेटर वर्कआउट देन वॉकिंग इनडोर। ये कंपैरिजन भी इस पैराग्राफ में नहीं है। फिर डी है, फिटनेस वॉकिंग इज ए कन्वीनियंट एंड वैल्यूएबल फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। यस, ये बात इसने की है कि ये कन्वीनियंट है, क्योंकि वो कहता है कि आपको ना तो हैवी इक्विपमेंट चाहिए और ना ही आपको किसी क्लब को ज्वाइन करने की जरूरत है। आप कुछ खुद भी ये कर सकते हैं, सिर्फ क्या चाहिए, एक एथलेटिक शूज चाहिए। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन डी। फिर एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन है सेंटेंस कंप्लीशन, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, यानी कि सिंगल ब्लैंक या डबल ब्लैंक। तो दोनों की टेक्निक तकरीबन एक जैसी है, अलबत्ता डबल ब्लैंक में थोड़ी सी ज्यादा एफर्ट करनी होती है, क्योंकि दोनों ही वर्ड मैच करने होते हैं। तो इसमें किस किस्म के क्वेश्चन हो सकते हैं? ईडियम और प्रेपोजिशन बेस्ड फिल इन द ब्लैंक्स, डिक्शन वर्ड चॉइस यानी कि डिक्शनरी मीनिंग के लिहाज से वर्ड चॉइस, यानी कि आप डिक्शनरी मीनिंग के मुताबिक ब्लैंक स्पेस को फिल करेंगे। लॉजिकल वर्ड चॉइस, सेंटेंस के स्ट्रक्चर और उसमें दिए गए आइडिया के मुताबिक आप वर्ड को चूज करते हैं कि इस आइडिया के तहत यहाँ पर ये वर्ड आना चाहिए। या फिर ग्रामेटिकल फिल इन द ब्लैंक्स होती है। शी हैड नॉट ईटन ऑल डे एंड बाय द टाइम शी गॉट होम शी वाज डैश। अब यहां पर आपने वर्ड लेकर आना है दिए हुए चॉइसेस में से। तो आप देखते हैं कि कौन कौन से वर्ड दिए गए हैं। बिलाइटेड, बिलाइटेड के मतलब है लानती, फरसूदा, हैव ए सीवियरली डेट्रीमेंटल इफेक्ट। तो यहां पर बिलाइटेड नहीं आ सकता। फिर है कन्फ्यूटेटिव, कन्फ्यूटेटिव का मतलब है लाजवाब कर देने वाला, ये भी यहां पर फिट नहीं होता। फिर है रेनवस, रेनवस का मतलब होता है एक्सट्रीमली हंग्री। यस, लेकिन शी हैड नॉट ईटन ऑल डे, उसने सारा दिन नहीं खाया, तो इसका मतलब है वो एक्सट्रीमली हंग्री हो सकती है। तो इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि बाकी ऑप्शन है ऑस्टेंटेशियस, ऑस्टेंटेशियस के मीनिंग है नुमाइशी, ये भी नहीं हो सकता। ब्लिसफुल का मतलब है एक्सट्रीमली हैप्पी, ये भी नहीं हो सकता। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ सी ऑप्शन ऐसा है जो इस स्पेस में आ सकता है। द डैश वेदर पैटर्न ऑफ द ट्रॉपिकल आइलैंड मीन टूरिस्ट हैड टू कैरी बोथ अम्ब्रेलास एंड सनग्लास। देखिए अब यहाँ पर कंट्रास्ट है कि अम्ब्रेला भी है और सनग्लास भी, यानी कि वहां बारिश भी हो सकती है और सन भी हो सकता है, यानी कि धूप भी हो सकती है। तो हम क्या कहेंगे, अनप्रिडिक्टेबल मौसम होगा वहां का, कि उसको दोनों चीजें लेके बाहर निकलना होगा। कोई पता नहीं है कि बारिश हो जाए और कोई पता नहीं है कि शदीद धूप आ जाए। तो इसके लिए देखें ऑप्शन क्या दिए गए हैं। इम्पर्टिनेंट, इम्पर्टिनेंट का मतलब है नॉट शोइंग प्रॉपर रिस्पेक्ट, रूड, तो ये तो बेहतर नहीं हो सकता। फिर है सप्लीकेंट, सप्लीकेंट का मतलब है हम्बल रिक्वेस्ट या ए पर्सन हु आस्क ए गुड और समवन हु इज इन पोजीशन ऑफ पावर, तो ये भी यहां पर नहीं आ सकता। प्री एमिनेंट, प्री एमिनेंट का मतलब है मुमताज, यानी कि दूसरों से मुख्तलिफ, दूसरों से ज्यादा, ये भी नहीं हो सकता। इलेस्ट्रेटिव, इलेस्ट्रेटिव का मतलब है मिसाली, मिसाल के तौर पर, जो किसी चीज की वजाहत के लिए, किसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए आप बताएं, तो ये भी नहीं हो सकता। क्लेडियोस्कोपिक, क्लेडियोस्कोपिक का मतलब है कॉन्टिन्यूली चेंजिंग और क्विकली शिफ्टिंग। यस, दिस इज पॉसिबल, क्योंकि वहां का मौसम बड़ी तेजी से चेंज होता है। तो इसीलिए अगर कोई शख्स बाहर जाता है, टूर पर जाता है, बाहर निकलता है, तो उसे अम्ब्रेला भी चाहिए और सनग्लास भी, क्योंकि किसी वक्त बारिश भी हो सकती है और किसी वक्त सन भी हो सकता है, यानी कि धूप भी हो सकती है। फिर है सेंटेंस करेक्शन,
ये ग्रामेटिकल सेक्शन है, इसमें आप ग्रामेटिकल एरर को करेक्ट करते हैं, यानी कि सेंटेंस के किसी पार्ट में एरर होती है, या तो आपने उस एरर वाले पार्ट को आइडेंटिफाई करना होता है, या चॉइसेस में दिए गए करेक्शन को चूज करना होता है कि जो ऑप्शन करेक्ट है वो वाला वर्ड या वो फ्रेज वहां पर लगा दी जाए करेक्ट करके, तो सेंटेंस सही हो जाएगा। तो इसके लिए आपको चाहिए ग्रामर रिव्यू। फिर इसमें मेन टॉपिक्स हैं, जो ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं टॉपिक्स के होते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है। आमतौर पर देखा गया है कि इन्हीं टॉपिक से मुतालिक क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि पैरेलल स्ट्रक्चर है, डैंगलिंग मॉडिफायर है, वर्ब टेंस है, इलॉजिकल कंपैरिजन है, प्रोनाउंस हैं, ईडियम्स हैं, डिक्शन है, यानी कि वर्ड मीनिंग वगैरह, यूजेज। तो इसके लिए तमाम टॉपिक्स को एक्सप्लेन करना यहाँ ज़रा मुश्किल है, क्योंकि ये तो खुद एक बताते खुद हर टॉपिक एक लेक्चर है। तो इसके लिए आप वेबसाइट, यानी कि आप जा सकते हैं www द कैट ऑनलाइन .com पर, वहाँ पर आप प्रिपरेशन का फ्री पैकेज ले लें, उसमें तकरीबन सारे टॉपिक की डिटेल में डिस्कस किए गए होंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर फ्री पैकेज अवेलेबल है जिसमें फुल प्रिपरेशन ऑफर की जाती है। तो आप इसका फ्री पैकेज लें तो ये सारे टॉपिक्स आपको वहाँ पर एक्सप्लेन मिल जाएंगे। अब ये क्वेश्चन देखें, सैम्पल क्वेश्चन है, मॉडिफाई विच ऑफ द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज रॉन्ग। अब यहाँ पर कुछ पार्ट्स अंडरलाइन है और ये ऑप्शन है उनके लिए। आपने सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पार्ट गलत है, आपने उसे करेक्ट नहीं करना। The hunters were able to take their limit of game with few effort in spite of the unusually rain। अब देखें अंडरलाइन एक तो ये है टेक, हंटर्स प्लूरल है तो जाहिर है वर्ब सिंगुलर आएगा, ये तो सही है, इसको हम करेक्ट समझते हैं कि ये कोई गलती नहीं है। देयर लिमिट ऑफ गेम, यस ये भी करेक्ट है, लिमिट ऑफ गेम हो सकता है। विद फ्यू एफर्ट, अब यहां गलती मौजूद है, फ्यू। फ्यू जो है वो काउंट नाउन के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि ऐसी चीज जिसको आप काउंट कर सकें, जबकि एफर्ट जो है वो नॉन काउंट है, एफर्ट को काउंट नहीं किया जा सकता। तो इसमें अगर गलती है तो वो सिर्फ सी ऑप्शन है जो कि रॉन्ग है। यहाँ पर फ्यू की जगह पर लेस या लिटल आ सकता है, लिटल एफर्ट। तो इसलिए हम कहेंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि यही गलत है, बाकी सारे सही हैं। फिर ये दूसरी टाइप है सेंटेंस करेक्शन की, जिसमें आपने रिप्लेस करना है। अंडरलाइन पोर्शन में कोई गलती है और आपने चॉइसेस में से कोई एक चॉइस यहाँ रखना है जो कि उस गलती को करेक्ट कर रहा होगा। सेंटेंस, इट इज कॉमन फॉर ए पर्सन टू ज्वाइन द नेवी टू ट्रेवल एंड देन यू स्पेंड योर एंटायर नेवी कैरियर इन द सेम टाउन। अब यहां पर देखें कि गलती क्या है, ये है इन्फिनेटिव और ये कंजंक्शन एंड आ रहा है, तो पैरेलल स्ट्रक्चर अप्लाई होगा, यानी कि एंड जिन चीजों को ज्वाइन कर रहा है वो बिल्कुल एक जैसे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में होनी चाहिए। तो ये टू ट्रेवल है और आगे जो है देन यू स्पेंड, नो ये होना चाहिए टू स्पेंड, टू ट्रेवल एंड टू स्पेंड। फिर दूसरी गलती है यूर, जबकि अ पर्सन एक बंदे की बात हो रही है तो यहां पर हिज होना चाहिए। अब आप देखेंगे ऑप्शन कौन सा है, टू स्पेंड हिज एंटायर नेवी कैरियर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। एनालॉजीज यानी कि वर्ड पेयर रिलेशनशिप, इसके लिए आपको वोकैबुलरी चाहिए और लॉजिकल कनेक्शन चाहिए, वर्ड्स के दरमियान रिलेशन क्या है। फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन है फिश ट्राउट, ये है मेन पेयर वर्ड, यानी कि इनमें क्या रिलेशन है। फिश क्लास है, फिश में कोई भी मछली हो सकती है, कोई भी फिश हो सकती है, लेकिन ट्राउट इज अ टाइप ऑफ फिश, एक मेंबर है फिश क्लास का, टाइप ऑफ फिश। तो आप देखें कि यही रिलेशन दिए गए चॉइसेस में से किस में है, ओशन एंड वेव, नो वेव इज नॉट द टाइप ऑफ ओशन, गलत है। वेल, वेल इज अ टाइप ऑफ मैमल, यस, क्योंकि वेल मैमल है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। इसी तरह अवेरी एंड बर्ड, ये नहीं हो सकता क्योंकि अवेरी पिंजरा, नॉट ए टाइप ऑफ बर्ड।
ये भी गलत है। इंसेक्ट, इंसेक्ट इज नॉट टाइप ऑफ एंटीना, ये भी गलत है। द करेक्ट आंसर इज वेल इज अ टाइप ऑफ मैमल, बी ऑप्शन। फिर दूसरा क्वेश्चन है इस टाइप में स्टोमिक एंड डाइजेस्ट। द फंक्शन ऑफ स्टोमिक इज टू डाइजेस्ट, यानी कि ये ऑब्जेक्ट या ऑर्गन एंड इट्स फंक्शन का रिलेशन है। स्टोमिक का फंक्शन है टू डाइजेस्ट, एयर का फंक्शन है टू लिसन। यस, इस क्वेश्चन का यही करेक्ट आंसर है। एंटोनिम्स यानी कि अपोजिट वर्ड, तो इसमें भी आपको वोकेबलरी चाहिए, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी डीप वोकेबलरी की भी जरूरत होती है। यानी कि डायरेक्ट बाजुकात अपोजिट वर्ड नहीं होता, लेकिन उसमें कोई कनेक्शन निकलता है कि एक दूसरे के ये अपोजिट हैं, उसे हम कहते हैं फाइन शेड्स ऑफ वोकेबलरी, इसकी जरूरत होती है। फिर कंटेक्चुअल कनेक्शंस की जरूरत होती है कि किसी पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में कोई वर्ड किस मीनिंग में लिया जाता है। इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए आप वही साइट जो मैंने अभी आपको बताई है thecatonline.com, उस पर जाएं, वहां पर ये सारी चीजें मौजूद हैं, लेक्चर की शक्ल में भी और प्रैक्टिस एक्सरसाइज की शक्ल में भी। जैसे इसके एग्जांपल देखें, एडुलेशन, एडुलेशन का मतलब है खुशामद करना, तो इसका अपोजिट क्या होगा? क्रिटिसिज्म करना। यहाँ खुशामद की जाती है यानी कि तारीफ की जाती है कि वाह क्या बात है, क्या बात है, किसी पर्सन की खुशामद की। और क्रिटिसाइज करना उसका बिल्कुल अपोजिट है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ब्रेजन, ब्रेजन का मतलब होता है बहादुर, तो इसका अपोजिट क्या होगा? बोल्ड तो नहीं हो सकता। इंसॉलेंट का मतलब होता है गुस्ताख, शोइंग ए रूड और एरोगेंट, लैक ऑफ रिस्पेक्ट, तो ये भी नहीं हो सकता। मेड ऑफ कॉपर, नो। शाई, यस, ये इसका अपोजिट है। ब्रेजन का मतलब है बोलने वाला, जो शर्माता ना हो, बात कर सकता हो, डरता ना हो, और शाई उसका अपोजिट है। सिनोनिम्स, सिनोनिम्स का मतलब है सिमिलर वर्ड्स, तो ये एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इसमें भी आपको वोकैबुलरी चाहिए, फाइन शेड ऑफ मीनिंग चाहिए, कंटेक्सचुअल मीनिंग के ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तब आप इन क्वेश्चन को बेहतर अंदाज में कर सकेंगे। बारबेरियन, बारबेरियन का मतलब होता है वहशी, और इसका सिनोनिम क्या होगा? अनकाइंड, नो। इम्पोलाइट, नो। अनलाइकनेस, ये भी नहीं हो सकता। इसका होगा अनसिविलाइज, यस, क्योंकि बारबेरियन भी वहशी होते हैं, सिविलाइज नहीं होते। तो डी में जो दिया गया है अनसिविलाइज, डायरेक्टली इसका सिनोनिम है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। एलोकेट, किसी चीज को मुख्तस करना, ये यानी कि ये इतनी इसकी है, इतनी इसकी, ये एलोकेट है। टेक पार्ट, नो। पुट टुगेदर, नो। फॉल्स क्लेम, नो। डिस्ट्रीब्यूट, डिवाइड करना। देखिए यहाँ पर फाइन शेड मौजूद है कि ये इसका सिनोनिम बन सकता है। एलोकेट का मतलब भी ये है कि किसको कितना कितना मिलेगा, और डिस्ट्रीब्यूट का मतलब भी तकसीम करना है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो सकता है ऑप्शन डी। क्वांटिटेटिव यानी कि बेसिक मैथमेटिक्स, इसमें वैरायटी ऑफ टॉपिक्स है, वैरायटी ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं। जैसे कि अरिथमेटिक, इसमें नंबर प्रॉपर्टीज, डेसिमल, फ्रैक्शन, एक्सपोनेंट, इनइक्वालिटीज, एब्सोल्यूट वैल्यू, ये सारे टॉपिक अरिथमेटिक में शामिल हैं, जो कि नस्ब के एनिटी में आ सकते हैं। फिर है अलजबरा, अलजबरा में एक्सप्रेशंस हैं, लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अलबत्ता बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या फार्मूला ओरिएंटेड क्वेश्चन जो हैं वो नॉर्मली शामिल नहीं होते। फिर है वर्ड प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम के बहुत सारे टॉपिक हैं, परसेंटेज, एवरेज, रेशोज, ओवरलैपिंग सेट्स, प्रोबेबिलिटी, प्रॉफिट एंड लॉस, इस तरह से बहुत सारे टॉपिक्स प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम में शामिल होते हैं। फिर सॉलिड एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सॉलिड ज्योमेट्री भी टू डायमेंशनल ज्योमेट्री, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी इनका पार्ट। अब एग्जांपल देखें मुख्तलिफ क्वेश्चंस की। What part of an hour lapses between 11:50 a.m. and 12:14 p.m.? तो आपसे पूछा जा रहा है what part, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? पार्ट ओवर होल। तो पार्ट कितना है देखें, 11:50 से 12:14 तक, ये बनते हैं 24 मिनट्स।
और किसका पार्ट पूछा जा रहा है, एन आवर 60 मिनट, तो पार्ट ओवर होल हो गया 24/60। अब ये 12 से कैंसिल हो रहे हैं, तो 2/5, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अब इस क्वेश्चन को देखें, इसमें एक एक्सप्रेशन है जिसे हमने सिंप्लीफाई करना है। तो इस एक्सप्रेशन को हम इस तरह लिख लेते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन ओवर फ्रैक्शन लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बाज़ का तो गलतियां हो जाती हैं। इस तरह से कोई भी स्टूडेंट गलती से बच सकता है। अब इसको आप सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा x+1/x मल्टीप्लाइड बाय x/y। तो देखें ये इससे कैंसिल, तो ये हो गया x+1/y, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। 10 years ago A was half of B in age। अब अगर हम कहेंगे ए और बी की प्रेजेंट एजेस हैं ए बी, ये ए की प्रेजेंट एज है और ये बी की प्रेजेंट एज है 10 years ago, तो 10 years ago दोनों की एज में से 10 लेस हो गया। ए वाज हाफ ऑफ बी, तो हाफ ऑफ बी हो गया। इफ द रेशो ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस इज 3:4, यानी कि ए और बी की रेशो जो दी गई है वो है 3:4। तो यहां से हमारे पास आता है 4a इज इक्वल टू 3b। तो हमारे पास एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू मालूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2a-20 इज इक्वल टू b-10। यहाँ से a की वैल्यू लें तो a इज इक्वल टू 3/4b होता है। तो आप यहाँ पर a की वैल्यू डाल देते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा 2, a की जगह पर आ गया 3/4b -20 इज इक्वल टू b-10। ये 2 हो गया। अब सारी इक्वेशन को 2 से भी मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ ही, तो ये हो जाएगा 3b-40 इज इक्वल टू 2b-20। ये बी 2b इधर आएगा तो सिर्फ b बच जाएगा, और ये 40 इधर आएगा तो b की वैल्यू आ जाएगी 20। b अगर 20 है तो यहाँ पर अब b की वैल्यू इंसर्ट करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर दें b की वैल्यू, तो ये हो जाएगी b की जगह आ गया 20, तो a इज इक्वल टू 15। अब पूछा क्या था, टोटल ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस, तो a प्लस बी कितना होगा, 20 + 15 इज इक्वल टू 35, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। इफ द सम ऑफ द रूट्स, ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है और पूछा क्या गया है, प्रोडक्ट ऑफ देयर रूट्स पूछा गया है, सम ऑफ देयर रूट्स जो है वो दिया गया है -1 के इक्वल। अब सम ऑफ रूट किसके इक्वल होता है, सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू -b/a। अब इसमें देखेंगे b क्या है, b है ये हो गया -2a+3, और a क्या है इसमें, a+1, और किसके इक्वल है, -1। तो माइनस से तो माइनस खत्म हो गया, तो यहां से आपके पास आया 2a+3 इज इक्वल टू a+1, और इसे अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये a इधर आकर माइनस हो गया, a बच गया, और ये 3 इधर गया तो ये -2 आ गया। a की वैल्यू है हमारे पास -2। अब प्रोडक्ट हमने बताना है, प्रोडक्ट इक्वल होता है c/a के, तो c इस केस में है ये, तो ये हो जाएगा c/a। अगर हम निकालते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स फार्मूले के मुताबिक, 3a+4 a कितना है, a+1। अब a की वैल्यू है -2, तो ये कितना हो गया, -6+4/-2+1 इज इक्वल टू, ये हो गया जी -2/-1 इज इक्वल टू 2, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया।
A motorist travels 120 miles to his destination at an average speed of 60 miles per hour and return to his starting point at an average speed of 40 miles per hour. His average speed for the entire trip is। अब आप देखें कि ये सिचुएशन है कि टोटल डिस्टेंस है 120 माइल्स। वो इस पॉइंट से चलता है, ए पॉइंट से बी तक जाता है और फिर वापस बी से ए पर आता है। तो एक्चुअली ये राउंड ट्रिप का केस है। इधर जाते हुए उसकी स्पीड 60 की है, वापसी पर उसकी स्पीड 40 की है। तो राउंड ट्रिप के केस में एवरेज स्पीड इक्वल होती है 2s1 स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 ओवर स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 60 इंटू 40 ओवर 60 प्लस 40। अब यहां से ये हो गया 2 इंटू 60 इंटू 40 ओवर 100। एक सिफर इससे गया, ये सिफर इससे गया, तो ये बन गया 2 इंटू 6 12 और 4 से मल्टीप्लाई हुआ, दिस इज इक्वल टू 48, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। इफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 and y4 is equal to 81, then which of the following cannot be the value of x plus y। तो देखिए यहां से x की वैल्यू आती है हमारे पास ±5, क्योंकि जब 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो उसके दो आंसर होंगे, एक प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। इसी तरीके से जब y का फोर रूट लेंगे, चलें पहले हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ये 2 हो गया और ये ±9 हो गया। अब जब इसका अंडर रूट लेंगे तो -9 को इग्नोर कर देंगे, क्योंकि वो इमेजिनरी नंबर होगा, वो रियल नंबर नहीं होगा। हम +9 के साथ लेते हैं तो y की वैल्यू फिर ±3 आ जाएगी। तो अब अगर हमने x प्लस वाई बताना है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी कि दोनों पॉजिटिव हो जाएं, यानी कि 5 + 3। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है जब दोनों को पॉजिटिव लिया जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू भी ±5 है, y की वैल्यू ±3 है। अगर हम दोनों को पॉजिटिव लेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी कि अब हम दोनों को नेगेटिव ले लेते हैं, तो ये आ जाएगी -8। यानी कि x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो लाई करेगी, ये लाई करेगी लेस देन और इक्वल टू 8 और ग्रेटर देन और इक्वल टू -8 के। और आप देखें कि ये सारे ऑप्शन इसमें मौजूद हैं, इसी लिमिट के अंदर हैं, तो ये इसके पॉसिबल आंसर हैं सिवाय 14 के। 14 इस रेंज में शामिल नहीं है, तो इसका x प्लस वाई का ये आंसर नहीं हो सकता। इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। फाइंड द मिनिमम पॉइंट ऑफ द पैराबोला। पैराबोला आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 - वाई। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएं तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -x² प्लस 2 के। अब यहां से मिनिमा किसके इक्वल होता है, पैराबोला के लिए मिनिमम के लिए हमें चाहिए, तो पहले हम x की वैल्यू मालूम करते हैं। वो इक्वल होती है मिनिमम पॉइंट इज इक्वल टू -b/2a। तो b आप देखें कि इसमें मौजूद ही नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ पर ये मौजूद नहीं है, तो ये 0 हो गया। तो इसका मतलब है इसका मिनिमम पॉइंट के लिए x क्वाड्रेंट होगा 0। अब ये 0 अगर हम इसमें रख दें तो y की वैल्यू आती है 2, तो इसका मिनिमम पॉइंट होगा 0 2, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। विच इक्वेशन इज ए लाइन पैरेलल टू दिस। ये लाइन दी गई है, तो आप इसमें देखेंगे स्लोप किसके इक्वल है, स्लोप इज इक्वल टू 14/15। स्लोप किसके इक्वल होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर इक्वेशन लिखी हुई है तो x का कोफिशिएंट स्लोप होता है और c की वैल्यू यहाँ है 7 स्टैंडर्ड फॉर्म के मुताबिक। तो अब पैरेलल लाइंस की स्लोप सेम होती है और c की वैल्यू डिफरेंट होती है। तो आप दिए गए चॉइसेस में से देखें कि किस इक्वेशन में स्लोप 14/15 है। एक तो ये मौजूद है और एक ये मौजूद है।
लेकिन ये हम एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि ये तो वही सेम लाइन है जो हमें दी गई है, तो ये पैरेलल लाइन नहीं है बल्कि उसी लाइन को दोबारा लिखा गया। तो ओवरलैपिंग लाइन या सेम लाइन पैरेलल नहीं कहलाएंगी। तो इसमें पैरेलल कौन सी हो सकती है? जिसमें सी डिफरेंट होगा, वो है 12। बाकी इसकी स्लोप वही है, सेम इक्वेशन है, सिर्फ स्लोप सेम है पैरेलल होने की वजह से, और सी डिफरेंट है। इसका मतलब है ये डिफरेंट लाइन है। जैसे कि ये एक लाइन है, यहाँ पर सी की वैल्यू ये है, तो अगर दूसरी लाइन होगी तो वो इससे ऊपर या नीचे होनी चाहिए ताकि डिफरेंट लाइन हो। तो सी की वैल्यू चेंज होगी तो लाइन डिफरेंट होगी। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। A rectangular lot 50 feet by 100 feet is surrounded by on all sides by a concrete wall of 5 feet wide. देखें, एक उसने दिया है रेक्टेंगुलर, ये रेक्टेंगुलर है, इसकी डायमेंशन है 50 और ये है 100, तो इसका एरिया होगा 5000, लेंथ इंटू विड्थ। अब इसके गिर्द बाउंड्री लगाई गई है 5 फीट की, ये हम कहते हैं बाउंड्री लग गई। वॉक, कंक्रीट वॉक, ये है 5। तो अब बाहर वाली यानी कि वॉक समेत जो ये कंक्रीट की वॉक लगाई गई है, इस समेत इसका एरिया कितना होगा? तो अब इसकी डायमेंशन क्या हो गई? ये हो गई, देखें कि यहां तक तो ये था 100, अब 5 फीट इधर से ऐड हो गया, 5 फीट इधर से, तो ये हो गया टोटल 110, ये इसकी लेंथ। अब इसी तरह से विड्थ, पहले इसकी विड्थ थी 50, अब 5 ऊपर ऐड हो गई, 5 नीचे, तो ये हो गई 60। तो इसका बाहर वाले का एरिया हो गया है ये 6600। अब इसमें से अगर हम पुराना एरिया यानी कि अंदर वाले रेक्टेंगुलर का एरिया निकाल दें तो सिर्फ इसका एरिया बच जाएगा जो कि रिक्वायर्ड है। तो इसमें से आप माइनस कर दें 5000, तो बाकी बचता है 1600, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया। इफ log ऑफ 7 टू द बेस 10 इज इक्वल टू ए, ये तो हमें दिया गया है कि ये ए के इक्वल है, और हमने बताना क्या है कि log ऑफ 1/70 टू द बेस 10 किसके इक्वल है। तो अब इसे देखेंगे, हम ये करते हैं इसके साथ कि ये log ऑफ 70 के बजाय हम कर देते 1/70 के बजाय हम लिखते हैं इसे -1 जी, क्योंकि ये 1/70 को हम लिख सकते हैं 70 की पावर -1, रेसिप्रोकल हो जाएगा जब आप पावर को एक्सपेंड करेंगे। तो ये इक्वल हो गया, अब पावर में -1 है तो वो बाहर आ गया, तो ये हो गया माइनस लॉग ऑफ 70 टू द बेस 10, और ये इक्वल होगा माइनस लॉग ऑफ 7 इंटू 10 टू द बेस 10। अब ये इक्वल होगा, अब ये इक्वल होगा माइनस, अब log ऑफ 7 टू द बेस 10 प्लस log ऑफ 10 टू द बेस 10। अब इसमें log ऑफ 10 टू द बेस 10 तो हो गया 1 के इक्वल, और log ऑफ 7 टू द बेस 10 हमें दिया गया है a के इक्वल, तो इसकी जगह a आ गया और इसके बाहर माइनस था। अब ये दिया गया है ऑप्शन ए में। फिर है इंटेलिजेंस क्वेश्चंस। इसमें वैरायटी ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि सीरीज में नंबर्स एंड अल्फ़ाबेट सीरीज, ऑड वन आउट, डायरेक्शंस के क्वेश्चन, कोडिंग एंड डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, लॉजिकल रीजनिंग या पिक्चर पैटर्न वगैरह। इस तरह से एक वैरायटी है टाइप ऑफ क्वेश्चंस की कि मुख्तलिफ टेक्निक और मुख्तलिफ तरीक़ों से क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ता है। तो इस सेक्शन में बहुत वैरायटी है, जैसे कि मैथ्स में बहुत टाइप ऑफ क्वेश्चन आ सकते हैं, इसी तरह इंटेलिजेंस में भी ज़्यादा टाइप ऑफ क्वेश्चन हैं। एग्जाम्पल देखें, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। इन ए सर्टन कोड ल्यूट, LUTE, ल्यूट इज written as mute, MUTE, and FATE, FATE
इज रिटन एज GATE। तो आप इनको पहले एनालाइज करें। आप ये देखें कि लास्ट के थ्री लेटर चेंज नहीं हो रहे, एल की जगह पर एम आ रहा है। और अगर हम अल्फ़ाबेट को ABC को तरतीब के साथ लिखें तो एल के बाद एम आता है, यानी कि नेक्स्ट लेटर जो है वो रिप्लेस हो गया। अगर हम इसमें देखें फेट में, तो यहाँ पर ATE चेंज नहीं हुआ, लेकिन एफ के बाद जी आता है, वो लफ्ज रिप्लेस हो गया। तो हमसे पूछा जा रहा है कि ब्लू की जगह क्या आएगा, BLUE, ब्लू। तो इसमें लास्ट थ्री लेटर्स को छोड़ दें, बी के बाद क्या आएगा, सी, तो ये बन जाएगा CLUE, क्लू। तो अगर हम देखें ऑप्शंस में, तो ये है ऑप्शन डी, जिसमें क्लू दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। खालिद वॉक 10 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। अब पहले तो आप डायरेक्शन चार्ट बनाएं। ये है एन, ये ई, ये डब्ल्यू वेस्ट, और ये साउथ। अब खालिद वॉक 10 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ 10 किलोमीटर, यानी कि ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। अब वो इस पॉइंट पर पहुंच गया है। फ्रॉम देयर ही वॉक 6 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ। अब वो साउथ की तरफ, यानी कि वापस इस डायरेक्शन में 6 किलोमीटर चलता है। देन ही वॉक 3 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। फिर वो 3 किलोमीटर ईस्ट में जाता है, यानी कि अब वो 3 किलोमीटर इधर आ गया। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही विद रेफरेंस टू द स्टार्टिंग पॉइंट। अब स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में और कितने फासले पर है। तो आप ये देखेंगे ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था, अब वो यहाँ पर है, तो वो यहाँ पर पहुँच गया। ये उसकी डायरेक्शन है, और ये डायरेक्शन कौन सी बनती है, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट ये है, बाकी किसी में भी नहीं है। फर्दर ये देखें कि ये डिस्टेंस, ये ट्राइंगल इस तरह बन रही है, ये है 3 और ये बचता है 4, क्योंकि टोटल ऊपर गया था वो 10, यहाँ से यहाँ तक था 10, उसमें से 6 तो वो वापस आ चुका, बाकी बच गया 4। तो ये ट्राइंगल है। अब ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक आप कैलकुलेट कर लें, ये आएगा 5। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ये है एक सीरीज का क्वेश्चन, और इसमें आपने बताना है कि इस सीरीज के बाद नेक्स्ट इस ब्लैंक स्पेस में क्या नंबर आएगा। तो इधर देखते हैं हम, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 हो गया, फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 18 हो गया, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 36, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया तो 108, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया गया 216, 216 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 648। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिक्वायर्ड नंबर आ जाएगा। तो 648 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 6, 9 और 1296, जो कि ऑप्शन बी में दिया। हाउ टू प्रिपेयर NET बिजनेस एंड सोशल साइंसेस। इस टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए आप thecatonline.com को ज्वाइन करें। यहाँ पर फ्री प्रिपरेशन भी अवेलेबल है, पेड प्रिपरेशन भी, और प्रिपरेशन इन जूम विद टीचर भी अवेलेबल है। फ्री प्रिपरेशन में ऑल टॉपिक के वीडियो लेसन मौजूद हैं, वहीं पर डाउनलोड MCQs हैं हर टॉपिक के लिए, और जब आप टॉपिक के प्रैक्टिस क्वेश्चन को कर लेते हैं तो उनके सॉल्यूशंस के लिए भी वीडियो मौजूद हैं, जिसमें तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व किया गया है डिटेल के साथ, ताकि आपको टॉपिक अच्छी तरह से समझ आ जाए। फिर ऑनलाइन प्रैक्टिस MCQs सिमिलर टू NET इंटरफेस, यानी कि जिस इंटरफेस पर आपने नस्ट का NET टेस्ट देना होता है, उसी से मिलता जुलता इंटरफेस स्क्रीन पर आपको नजर आएगा, जहां आप ऑनलाइन प्रैक्टिस करेंगे। फिर फुल टेस्ट भी अवेलेबल हैं, और परफॉर्मेंस रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता है, ताकि आप अपनी गलतियों को, अपनी जो शॉर्ट कमिंग्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकें और इम्प्रूव कर सकें। फिर इनका पेड प्रिपरेशन प्लान है,
जिसमें ऑल टॉपिक वीडियो लेक्चर्स मौजूद हैं, डाउनलोड प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज हैं, उनके सॉल्यूशंस भी मौजूद हैं, यानी कि जो क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उनको आप देख सकेंगे कि एक्चुअल आंसर क्या है और उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता था। अगर आप फील करते हैं कि आपने शॉर्ट टाइम में किया है तो कोई मसला नहीं है, अदरवाइज यहाँ पर आपको शॉर्ट टेक्निक्स के जरिए सॉल्व सोल्यूशन मिलेंगे। फिर सिमिलर टू एनिटी इंटरफेस ऑनलाइन प्रैक्टिस अवेलेबल है, फुल मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड है। फिर इसमें क्योंकि ये पेड प्रिपरेशन है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा लेक्चर्स जो कि एडवांस टॉपिक्स हैं उनके प्रैक्टिस और वीडियो लेसन्स मौजूद हैं। थर्ड ऑप्शन में अगर कोई स्टूडेंट फील करता है कि वो टीचर के बगैर नहीं पढ़ सकता, तो वो जूम पर टीचर के साथ भी प्रिपरेशन कर सकता है। ये इनका थर्ड प्लान है। इसमें ऑनलाइन क्लासेस होती हैं जूम पर, इसमें इंडिविजुअल स्टूडेंट की क्लास भी होती है और बाज़ का स्टूडेंट की तादाद ज़्यादा हो तो क्लासेस भी अवेलेबल होती हैं जिसमें मोर देन वन स्टूडेंट होता है। यहाँ पर एक्सपीरियंस टीचर आपको डिलीवर करता है इंटरेक्टिव लेक्चर, यानी कि ये वन वे लेक्चर नहीं होते कि आप सिर्फ सुन रहे हैं। जैसे कि आप नॉर्मल क्लासेस में फिजिकल क्लासेस में पढ़ते हैं, इसी तरह जूम के लेक्चर्स भी इंटरेक्टिव होते हैं कि आपसे क्वेश्चनिंग भी की जाती है, आपके क्वेश्चंस को एड्रेस भी किया जाता है। यहाँ आप फील करते हैं पर्सनलाइज एक्सपीरियंस। फिर इसी में ऑनलाइन जो पेड प्रिपरेशन है उसके तमाम फीचर भी जूम के पैकेज में अवेलेबल होते हैं।